बच्चों, आप सबका O2N डिजिटल एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वापस से एक बार। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या किया था बेटे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। हमने कहा रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स का, आपस में जो एग्रीमेंट बना हुआ है उसमें कोई चेंज कर देना, ऐसा चेंज कि जिससे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदल जाए। तो एक मेजर चेंज इन एग्रीमेंट, तो हम कैसा मानते हैं कि भाई आप अब तक जो हमारा एग्रीमेंट था वो चल रहा था, पर उस एग्रीमेंट में हम चेंजेस करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो उसको डील किया जाता है, माना ये जाता है इट्स द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी जो पुरानी पार्टनरशिप के टर्म एंड कंडीशन थे वो डिसॉल्व हो गए और 1 अप्रैल से नई टर्म एंड कंडीशन पे पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगा। याद रखिएगा यहाँ पे 2 बातें। मैंने कहा डिसोल्यूशन ऑफ चेंज इन एग्रीमेंट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ना कि पार्टनरशिप फॉर्म। बेटा पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पर डिसॉल्व नहीं हो रही है। डिसॉल्व क्या हो रहा है? एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। कौन सा एग्रीमेंट? ओल्ड एग्रीमेंट। और अब कंटिन्यू क्या करेगा? न्यू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। ये हमने किया था। 3 तरह की सिचुएशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है जिसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सामने है। एक फोर्थ कंडीशन हमने आपको बता रखी थी। फोर्थ कंडीशन क्या था? अमलगमेशन ऑफ द फर्म, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा फर्म क्या होती हैं? मर्ज हो जाती हैं और एक नई फर्म बन जाती है। तो वो अमलगमेशन हमारे लिए थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है। हमारे पास चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर थे वही पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, बट उनके बीच में क्या बदल जाने वाला है? एग्रीमेंट। हो सकता है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लें। ठीक है। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। किसी भी नए पार्टनर का बेटा अगर एडमिशन लिया जाएगा तो इट्स ऑल्सो लीड्स डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर कोई पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा अपना शेयर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जहां पर कोई हमारा पार्टनर हमारे बीच में से रिटायर हो रहा हो या हमारे बीच से जिसकी डेथ हो गई हो, जिसकी वजह से उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, और ये अगेन लीड करेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म की सिचुएशन पे। बेटा अगर किसी भी कारण से, किसी भी एनी ऑफ देम, किसी भी कारण से रिकॉन्स्टिट्यूशन लीड होता है तो हमने क्या किया सर? वी नीड टू डू सम एडजस्टमेंट इन बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट बेटा? जो 31 मार्च यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट, हमारी पुराने एग्रीमेंट पर जो लास्ट हमें बैलेंस शीट मिली है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उस क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट हमें करने होंगे, कुछ एडजस्टमेंट हमें करने ही होंगे। और वो एडजस्टमेंट क्या क्या थे? ये वो 5 चीजें हैं जिसमें मैंने कहा था बेटा फिफ्थ वाली चीज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इट्स द सिंपल कैलकुलेशन। ये क्या है? एक कैलकुलेशन है। ठीक है। तो मैंने ये आपको कल बता दिया था कि ये एक कैलकुलेशन है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी एडजस्टमेंट में। बेसिकली देखा जाए तो एडजस्टमेंट किसका करना है? 1, 2, 3 एंड 4, यही 4 एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे। ओके बेटा, तो पहली एडजस्टमेंट थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। देखिए जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सबसे कोर में जो प्रॉब्लम है, जैसे कि चाहे कोई एडमिशन ले रहा हो, नया पार्टनर आ रहा हो, आप सोचिए कि 2 ABC 3 पार्टनर थे, उन्होंने जो कुछ भी क्रिएट किया आज तक, जो भी प्रॉफिट जनरेट किया, उस प्रॉफिट को ABC बांट लेते थे। लेकिन अगर उस प्रॉफिट से कोई भी हिस्सा कहीं अलग रखा है उन्होंने, जैसे रिजर्व के फॉर्म में, तो उस रिजर्व को क्या नए पार्टनर को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। नए पार्टनर ने उस रिजर्व को क्रिएट नहीं किया है, और रिजर्व क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही तो है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट अब तक नहीं हुआ था, रिजर्व करके रखा हुआ था, वही रिजर्व है। तो हम कहते हैं कि ठीक है, उसका हिसाब कर लिया जाए। उसका हिसाब ओल्ड पार्टनर के बीच में ही होना है, नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया, होने जा रहा है 1 अप्रैल से, तो 31 मार्च तक जितना भी रिजर्व है उसमें उसका भी हिस्सा बनता है, वो भी उसे मिलना चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया तब भी पुराने रेशियो के हिसाब से जिसका रिजर्व में जितना पैसा बनता है उसको उतना ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया रूल लग गया
नए रेशियो लग गए और अब आप बोलो कि पुराने रिजर्व को नए रेशियो में बांटेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कहा ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट हमारा यहाँ तक जो है बात हुई थी डिटेल में, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी हमने समझा था एग्जांपल लेकर के कि किस तरह से इम्पैक्ट करता है और क्या गलत ना हो जाए, जिसे बचाने के लिए हमें एडजस्टमेंट पहले ही कर देना चाहिए। दूसरा, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, हम एसेट्स, सारी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे, ठीक है। तीसरा, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, गुडविल का सारा ट्रीटमेंट देखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल एडजस्टमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हमारे पॉइंट्स थे। नाउ इस पर हम आगे चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, जो डिटेल में हम कवर करने वाले हैं, आज हमारा वो टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा कल इस बात को थ्योरेटिकली हमने खूब अच्छे से समझ लिया कि अगर सब रेशियो बदल रहा है ड्यू टू एनी रीजन ऑफ रिकंस्टिट्यूशन तो प्रॉब्लम क्या आएगी, रिजर्व को जमा किया गया ओल्ड पार्टनर के थ्रू ओल्ड रेशियो में, जबकि अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट डिसॉल्व नहीं किए तो आगे चल के वो न्यू पार्टनर के न्यू रेशियो में बट जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसे होने से हमें रोकना है। तो हमने क्या तरीका निकाला था सर, प्रॉब्लम क्या है, 1 अप्रैल से पहले 31 मार्च की बैलेंस शीट में रिजर्व रखा होगा, उठाओ और बांट लो, जिसका है उसको दे दो, प्रॉब्लम खत्म। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है बेटा, देखिए कितनी तरह से हमें ये चीजें क्वेश्चन में मिलेगा। एक तो कह रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं पहले, ये कहाँ मिलेगा, कैसे हम पहचानेंगे इसे। तो बेटा जो भी प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड मतलब आज तक के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर कुछ हमारे पास है सरप्लस तो, या कुछ लॉसेज है, तो बेटा पहले लॉसेस की बात मैंने करी कि अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, बिजनेस में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो हम पहचानेंगे कैसे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस हमारा लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्लस एक और जो आपको देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनरिटन ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम जानते हैं इसको 11th में किया था हमने। तो इस प्रकार एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ऐसा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो राइट ऑफ अब तक नहीं हुआ है, तो ये दोनों हमें कहाँ मिलेंगे बेटा, किसी भी 31 मार्च, किसी भी मतलब जब भी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो 31 मार्च की बैलेंस शीट आपको देखनी है, क्लोजिंग लास्ट डेट। अब 31 मार्च की बैलेंस शीट में ये दोनों अगर हमें मिलते हैं, ये लिखा है मैंने बैलेंस शीट में, कहां पर मिलेंगे बेटा, ये दोनों हमें मिलेंगे एसेट साइड में। कहां पर देखोगे आप ये, क्योंकि आपको पता है लॉसेस अगर कैरी फॉरवर्ड होते हैं तो एसेट साइड में रिपोर्ट होते हैं, एसेट साइड के अंदर, ठीक है, हमें ये देखने को मिलेंगे। अगर ये दोनों अकाउंट हमें एसेट साइड के अंदर मिल गए और रिकंस्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, रिटन ऑफ इन OPOR, हमें ये सारा लॉस क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, जिसका लॉस वही ले जाए। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, जहां भी मैं कहीं कैपिटल लिखूंगा करंट अकाउंट आप मान के चलिएगा कि अगर कैपिटल फिक्स्ड हुई तो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगा। मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ये डेबिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस बेटा जैसे ही क्रेडिट करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, और वो लॉस कहां पर चला गया, पार्टनर के कैपिटल से कम हो गया, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस होता है, और उस लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस यानी कैपिटल, जब लॉस मिलेगा किसी भी पार्टनर को तो उसकी कैपिटल कम होगी और एंट्री के अंदर वो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये दोनों लॉस हमारे क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, क्योंकि इनके डेबिट बैलेंस होते हैं, इनके डेबिट बैलेंस होते हैं, और डेबिट बैलेंस को जैसे हमने दोनों क्रेडिट किया और वापस क्या कम कर दिया, पार्टनर की कैपिटल कम हो गई, ये हो गया हमारा राइट ऑफ। अगर बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जो सरप्लस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें कहां देखने को मिलेगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको मिल जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में।
और इसे हम क्या करेंगे, कल भी हमने बताया था, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ऑल प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एंट्री क्या बनेगी बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस हुआ तो इसको डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, और ये प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां तक बात ठीक है, सबको समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व की बात करते हैं। हम बात करेंगे एक्यूमुलेटेड रिजर्व क्या होता है। वही आज तक बनाया गया सारा रिजर्व एक्यूमुलेटेड रिजर्व कहलाएगा। हम जानते हैं सर, एक तो जनरल रिजर्व होता है और कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी कैरी करते हैं बिजनेसेस। जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व, यहाँ दो तरह के रिजर्व हमारे पास सामने आ गए। बेटा जनरल रिजर्व है तो सिंपल क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट इन OPOR, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट। इतना इजी है, इतना इजी है कि कोई भी बच्चा ध्यान से अगर एक बार ये कर ले तो उसका पूरी बुक में ये रिजर्व का ट्रीटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। सिंपल याद रखना है, ऑल रिजर्व मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन OPOR until unless caution restricted to us to doing this। लाइक ये भी बात करेंगे कि अगर हमको क्वेश्चन ने मना कर दिया, क्वेश्चन क्यों मना करेगा बेटा, अगर पार्टनर ही ना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूट करना, वो चाहते हो कि बिना डिस्ट्रीब्यूट किए भी कोई रास्ता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा पहली अप्रोच सिंपल, सारे रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कसम खा लीजिए, सौगंध ले लीजिए सर, कभी भी रिकंस्टिट्यूशन का क्वेश्चन होगा, जो रिजर्व होंगे, सरप्लस होंगे, प्रॉफिट होंगे, लॉसेस होंगे, जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते हो, सारे प्रॉफिट लॉस रिजर्व हम सारा कुछ किस में ट्रांसफर करेंगे, OPOR में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देना है। बेटा इसकी एंट्री क्या बन गई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। ठीक है, नाउ कम ऑन स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व किसी एक पर्पज से बनाया जाता है, नोन सर्टेन पर्पज है इसमें, ऐसा नहीं कि हम किसी भी काम से बना दे रहे हैं। जैसे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, क्या लिखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये कौन सा रिजर्व होता है, अगर हमारे बिजनेस के में, अगर हमारे बिजनेस में कुछ रिस्की काम है तो हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे कोल माइन के वगैरह, कोल माइन है, या ऐसे मुश्किल हालातों में अगर हमारे वर्कर काम करते हैं जहां पर बहुत चांसेस हैं कि वो डैमेज हो हमारे वर्कर, या उन्हें चोट लग सकती है। ऐसी सिचुएशन बेटा काम करते हुए अगर किसी भी वर्कर को चोट लगी, किसी का हाथ पैर कट गया, तो हमें क्या करना होगा, उसको, उसकी फैमिली को एक हैवी अमाउंट पे करना होता है, जिसे हम कॉम्पनसेशन बोलते हैं। तो वर्कर को विषम परिस्थितियों में घायल हो जाने की वजह से जब कंपनी को क्या करना होता है, कॉम्पनसेट करना होता है, इसलिए उसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो जिस दिन कोई वर्कर हमारा घायल होगा, उस दिन हम थोड़ी अचानक से पैसा अरेंज करेंगे, हमारा काम ही ऐसा है, हमें पता है, तो हर साल प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे जमा करते रहते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा अगर हमारी फर्म का बहुत सारा पैसा मार्केट में कहीं इन्वेस्टेड है, अगर हम इन्वेस्टमेंट में डील करते हैं, तो बहुत सारा चांस है कि कई बार हमें मार्केट में अप एंड डाउन होगा, जिसकी वजह से ह्यूज लॉसेस भी जनरेट हो सकते हैं। या हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है दूसरी जगहों पर पैसे का, हमने हमारी फर्म ने अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी जो कॉस्ट थी, अगर आज मार्केट वैल्यू उसकी नीचे हो जाए तो हमें होगा लॉस। और आपको पता है कोई भी लॉस हो इम्पैक्ट करेगा, हिट करेगा सीधे हमारे उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस पे, और उस साल हमारी फर्म का लॉस, प्रॉफिट खत्म होकर लॉस दिखने लगेगा। लॉस दिखना बिजनेस में शॉर्टकट कंपटीशन है। अगर आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना पैसा, अपनी कमाई आपके फर्म के भरोसे लगा रखी है, और आपकी ही फर्म अगर लॉस में चली गई तो इन्वेस्टर का भरोसा तो हिल जाएगा। वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये आदमी तो ठीक नहीं भाई, अपना पैसा निकाल लेते हैं, और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास से निकाल लिया तो आपका बिजनेस तो खराब हो जाएगा। तो कोई नहीं चाहता है कि उनकी फर्म में लॉस दिखे। रिस्क बहुत है, मार्केट किधर भी जा सकती है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, लॉस आ सकता है।
हमारे ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए जब तक वक्त अच्छा है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक रिजर्व बनाएंगे। सर हमने इसमें रिजर्व में बहुत सारा पैसा अच्छे वक्त में बना रखा है, अब किसी दिन अचानक से ऐसी प्रॉब्लम हुई कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत गिर गई किसी एक ईयर में, और हम जानते हैं फॉर टाइम बीइंग है ये, एक टाइम बाद फिर मार्केट अपने आप को करेक्ट कर लेगा, लेकिन उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने की जरूरत नहीं है, वी हैव मच अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो हम उस लॉस को इस रिजर्व से क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, जिससे वो लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस तक ना पहुंच पाए। इस रिजर्व को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जनरल रिजर्व तक तो ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व को कैसे डील करते हैं ऑन द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, देखते हैं बेटा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, सबसे पहले इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। किसी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको ये रिजर्व दिख जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कुछ भी अमाउंट, और इंफॉर्मेशन में आपको ये बात पता चलेगी आपने क्यों बनाया था रिजर्व, कि अगर कोई क्लेम देना पड़ा तो हमारे पास उसका रिजर्व होना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन में आपको पता चलेगा कि क्या कोई क्लेम मौजूद है या नहीं है, तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में से हम क्या पे करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का आया हुआ क्लेम, उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसकी तीन सिचुएशन बचेगी, तीन सिचुएशन। एक, जब पॉजिटिव बैलेंस बच जाए, पॉजिटिव बैलेंस बच जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अगर है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का रिजर्व हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है यहाँ, और क्लेम आया हमारे पास, पहला क्लेम आया, जो बताया गया क्लेम, उसने कहा क्लेम कुछ भी नहीं है, दिया ही नहीं है, क्लेम कुछ नहीं दिया है, तो बताओ 1 लाख में से जब आप माइनस करोगे क्या, जीरो वैल्यू को, नील वैल्यू, ठीक, तो क्या बचेगा, पॉजिटिव 1 लाख रुपए का बैलेंस बच गया, तो यानी हमें रिजर्व की कोई जरूरत पड़ी नहीं। तो उस रिजर्व को हम क्या करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सर कैसे बांटेंगे, बिल्कुल बांटने की एंट्री आपने पिछली स्लाइड में देखी थी, जो भी रिजर्व है उसको डेबिट करना है, पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल, बढ़ गया सर। सेकेंड सिचुएशन, जब हमारे पास बैलेंस आए नील, सर नील बैलेंस कैसे आएगा, देखिए बेटा, अगर हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जो क्लेम है वो भी 1 लाख ही हो जाए, यानी जब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के इक्वल क्लेम आ जाए तो बैलेंस क्या बचेगा, नील। उस पर बचने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ, तो इस बात की एंट्री तो आपको करनी होगी। देखिए एक सिचुएशन की एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी थी, बी सिचुएशन बी, जब बैलेंस आएगा नील तो क्या करेंगे, वर्कमैन, देखो बेटा पहली एंट्री भी ध्यान से देखिएगा, ये बांटने की एंट्री मैंने लिख दी, ठीक है। अगर 0 है तब तो ये बढ़ जाएगा, क्लेम अगर बराबर आया है तो ये एंट्री है। मैंने कहा सर क्लेम पॉजिटिव का ये भी तो सिचुएशन बन सकती है जब 80,000 का क्लेम आया। अब बताओ, रिजर्व 1 लाख, क्लेम आया 80,000, अभी भी तो ए वाली सिचुएशन ही बनी, अभी भी सिचुएशन ए है। सर वी हैव 20,000 पॉजिटिव बैलेंस, तो एंट्री तो यही बननी है बेटा। रिजर्व कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं तो रिजर्व तो पूरा 1 लाख रुपए का ही खत्म किया जाएगा, रिजर्व तो पूरा खत्म होगा डेबिट होके। हाँ, उसमें से क्लेम कितना देना है, क्लेम देना है 80,000 रुपए का, तो बचा हुआ 20,000 रुपीज किसको मिल जाएगा, पार्टनर कैपिटल में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बटेगा, OPOR, यहां पर लिखा हुआ है OPOR, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ये पहली सिचुएशन। बी, अगर ये सर 1 लाख हो जाता, ये भी 1 लाख हो जाता, क्लेम भी, तो सेकेंड सिचुएशन आ गई। सर रिजर्व बटने के लिए तो कुछ नहीं बचा, बस रिजर्व को कन्वर्ट कर देना है किसमें, क्लेम के अंदर। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से
और क्लेम भी क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। 1 लाख का रिजर्व किस में ट्रांसफर हो गया? क्लेम के अंदर। नाउ सिचुएशन थर्ड, जब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारा क्या हुआ है 1 लाख रुपए, और क्लेम हमारा इससे ज्यादा हो जाए, उस सिचुएशन में क्या आएगा? नेगेटिव बैलेंस। क्या आएगा? नेगेटिव बैलेंस आएगा। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का हो गया? 1,30,000 का क्लेम आ गया। अब बताओ क्या करें? सर रिजर्व तो हमारे पास सिर्फ 1 लाख है, चलो उसको तो पहले खत्म करते हैं। और क्लेम कितने का बनाना है? 1,30,000 का क्लेम। लाइबिलिटी बढ़ गई 1,30,000 से और रिजर्व कम हुआ केवल 1 लाख। बताओ 30,000 का फर्दर लॉस हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो सर इसका डिफरेंस हमारा है लॉस 30,000 का। 30,000 का लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इस बात को ध्यान देना है। तो 30,000 हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट हम जब करेंगे तब देखेंगे, वहां से जो भी नेट प्रॉफिट लॉस आएगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन जैसे मैं बोलूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 40,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम पहला नील, दूसरा 40,000, तीसरा 30,000, चौथा 60,000। तो रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम के 4 सिचुएशन मैंने बनाई। पहले केस में आप क्या एंट्री करोगे बेटा? पहले केस में अगर मैं एंट्री पूछूं तो आप लिखोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, जो भी रिजर्व है, क्लेम कुछ नहीं है तो क्या करना है? सर उठाओ सारा रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दूसरी सिचुएशन, जब 40,000 का हमारे पास रिजर्व है, 40,000 का क्लेम है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। 40,000 का रिजर्व और 40,000 के क्लेम में कन्वर्ट हो गया। थर्ड सिचुएशन बेटा, 30,000 का क्लेम आ जाए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सर इसमें तो पूरा का पूरा 40,000 लिखेंगे, लेकिन क्लेम कितना आएगा? टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में जाएगा 30,000 ओनली, और बचा हुआ 10,000 जो बैलेंस बच गया वो पार्टनर की कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड है कैपिटल तो किस रेशियो में देंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बताओ कितना रिजर्व था? 40,000 का। बेटा क्लेम कितना बनाना है? थर्ड सिचुएशन, सर क्लेम तो ज्यादा आ गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना आ गया? 60,000। अब क्या करें? सर हमें तो फर्दर ले, तो लॉस हो गया, हमें लॉस कितने का हुआ? रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 का, 20,000 का। बेटा 20,000 का ये लॉस चला गया। गॉट इट? एनी डाउट? तो सर रिजर्व कैसा भी हो, स्पेसिफिक हो, जनरल रिजर्व हो, हम आराम से उसकी सारी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, और एक बार सारी सिचुएशन एनालाइज हो गई तो बहुत आराम से हो भी जाएगा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने समझा दिया आपको क्या होता है IFR। अब देखिए क्या होता कैसे बेटा, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो पक्का ही होगा। इन्वेस्टमेंट ही नहीं तो फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट गिवन होगा कहाँ? एसेट साइड के अंदर। और बेटा लायबिलिटी साइड में हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होगा। तो हमें ये जो दिया है इसी बेटा हम बोलते हैं बुक वैल्यू, जो हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है, जिसे हम कॉस्ट, जो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से चलती है, जितना इन्वेस्ट किया उतना रिकॉर्डेड है। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है, जो यहाँ पर बैलेंस शीट से हमको मिल रही है, हमें देखना है इंफॉर्मेशन के अंदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है।
या यहीं पर बुक वैल्यू की जगह ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, तो ये हो गई आपकी कॉस्ट या बुक वैल्यू, और ये गिवन है मार्केट वैल्यू। हमें देखना है कि क्या जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है और हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल है। आपने कहा था दोनों इक्वल है, तो क्या आपको कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट पर? नो सर, नो प्रॉफिट लॉस। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या करें? तो आज तक कोई प्रॉफिट लॉस हो नहीं रहा इन्वेस्टमेंट पर, में जितने का लगाए थे उतने की आज भी वैल्यू है। तो अब तक जो रिजर्व बनाया गया था, क्योंकि अब तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, तो सर जो रिजर्व बनाया गया था उसका क्या करें? हमने कहा बेटा उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर ले ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल। बट ये सर अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू यानी ये बुक वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से कम है, से कम है, मतलब बुक वैल्यू अगर हुई 1,00,000 रुपए की और मार्केट वैल्यू है, हाँ कम है बुक वैल्यू, मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई बेटा 1,60,000 रुपए। अब बताइए, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट हमने लगाया था 1,00,000 रुपए और आज के डेट में मार्केट में उसकी वैल्यू है 1,60,000 रुपए। तो हमें क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें हो रहा है गेन, तो इस गेन को बेटा हम रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रीवैल्यूएशन में। सर कैसे ट्रांसफर करेंगे बेटा ये बताइए। इन्वेस्टमेंट को 1,00,000 से 1,60 पे पहुंचाना है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बेटा यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। एसेट को बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सर कितना? 60,000। हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी बुक में, तो जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें फायदा होगा गेन, और गेन को कहां ट्रांसफर करेंगे? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन में 60,000 प्रॉफिट आ गया और ये प्रॉफिट आगे जाके पार्टनर को मिलेगा। सर हमें क्या जरूरत पड़ी अपने रिजर्व की? सर कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर क्या लिखा मैंने आगे? डिस्ट्रीब्यूट आईएफआर इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सिंपल। एंट्री कैसे बनेगी? सर ये तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, वापस से आईएफआर को पार्टनर्स में बांटने की ये एंट्री बननी है फिर से। एंड थर्ड सिचुएशन, जब हमारी बुक वैल्यू 1,00,000 रुपए की मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, मार्केट वैल्यू हो गई 70,000 बेटा, 70,000 मार्केट में है वैल्यू, तो हमें जनरेट होगा लॉस। लॉस कैसे जनरेट करेंगे? जैसे ही मैं लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट कितना 1,00,000 से 70, यानी 30,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने कर ली कम। तो बेटा जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया, इसी दिन के लिए हमने क्या रखा था? रिजर्व। हमने कहा ये लो भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब कितना रिजर्व है हमारे पास? हम मान लेते हैं हमारे पास 50,000 का रिजर्व है। कितना है? 50। तो सर यहाँ 30 ही लिखना है। मैंने कहा नहीं बेटा, रिजर्व तो सारा ही खत्म होगा, हमने तो कसम खा रखी है, रिजर्व तो छोड़ना ही नहीं है। रिजर्व तो पूरा गया, इन्वेस्टमेंट 30,000 क्रेडिट हो गया, बचा 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 20,000। बताओ साफ हो गया? तो बेटा इस लॉस के लेकर के मैंने 3 सिचुएशन बनाई है कि जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से लॉस माइनस करेंगे। जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट 30,000 कम हुआ, तब मुझे रिजर्व की याद आई। मैंने कहा रिजर्व में कितना है? उसने कहा 50,000। मैंने कहा 50,000 में से 30,000 माइनस करो, बचा क्या? पॉजिटिव 20,000। ये है पॉजिटिव। ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। सर अगर रिजर्व और लॉस दोनों इक्वल हो गए, मान लेते हैं बेटा अगर ये 50,000 वैल्यू बची, तो इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ? 50,000। तो 50,000 से 50,000 रिजर्व से खत्म हो गया, पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू कैसे बेटा? मैंने कहा मार्केट वैल्यू तो सब 30,000 पे आ गई। बताओ इन्वेस्टमेंट कितना क्रेडिट करना होगा? 1,00,000 से 30,000 हो गई मार्केट वैल्यू 70,000 बेटा, 70,000। यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए कम कर दो। सर हमारे पास तो रिजर्व में केवल 50,000 है मैक्सिमम। अब क्या करें? हमें फर्दर लॉस आया, फर्दर ये है लॉस हमारा। अब फर्दर लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रीवैल्यूएशन के अंदर।
रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 20,000 का लॉस रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दीजिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया? ये लिखा हुआ है। और थर्ड सिचुएशन आती है जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सिचुएशन कौन सी थी? जब बुक वैल्यू हमारी ज्यादा होती है मार्केट वैल्यू से, तो हमें क्या आता है? लॉस। फिर हम देखते हैं रिजर्व में से अगर लॉस कम किया जाए तो पॉजिटिव बचा, तो पार्टनर में बढ़ जाएगा। एंट्री लिखी हुई है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितना कम हुआ और बचा बैलेंस पार्टनर में बढ़ गया। बेटा दूसरा सिचुएशन नील तब आएगा जब हमारा नील बेटा तब आएगा जब हमारा जितना लॉस हुआ है उतना ही रिजर्व हमारे पास है। तो ठीक है, सारा का सारा लॉस जो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने से हुआ फ्लक्चुएशन रिजर्व में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन जब नेगेटिव हो जाए, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट का लॉस रिजर्व से भी बढ़ जाए, तो फर्दर कहां ट्रांसफर कर देंगे फर्दर लॉस को? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके बेटा जी, it's all about accounting treatment of accumulated profit loss and reserve on the time of reconstitution of the firm। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को वापस करेक्ट करेंगे अगर कहीं गलती हो रही है तो। अगले वीडियो में हम फिर से इन्हीं पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाने वाले हैं। देन आफ्टर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर एडजस्टमेंट नंबर 2 पर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।